हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज हम सुनेंगे हमारी नदियों की कहानी में ब्रह्मपुत्र नदी का इतिहास। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, कहाँ से प्रारंभ होती है, क्या उसकी विशालता है। तो नदी की कहानी में ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से आता हुआ ब्रह्मपुत्र का फैनिल नीला पानी बहुत सुंदर लगता है। जब काली और पीली धनेश चिड़िया भूटान की पहाड़ियों के तले अपने भोजन के लिए भूमि पर उतरती है, तो साथ साथ मध्य हिमालय की घाटियों से होकर नीचे की ओर बहता हुआ पानी एक बड़ा ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। ब्रह्मपुत्र का मार्ग बहुत दिलचस्प है। कैलाश पर्वत के नीचे समुद्र की सतह से लगभग 5100 मीटर की ऊंचाई पर एक बड़ी हिमानी ग्लेशियर है, जिसमें से सांगपो नदी निकलती है। सांगपो का अर्थ है पवित्र करने वाली। प्रसिद्ध मानस झील यहाँ से अधिक दूर नहीं है। इसी के पास ही सिंधु और सतलुज नदी के उद्गम स्थल हैं। लगभग 1120 किलोमीटर तक सांगपो हिमालय से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। जैसे जैसे इसके दोनों किनारों पर सहायक नदियां मिलती जाती है, ये धीरे धीरे चौड़ी और गहरी होती जाती है। इसका ये मार्ग ऊंचे तिब्बती पठार पर है, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ती है और लगभग पूरे वर्ष भर बर्फीली हवा चलती है। कई स्थान तो बिल्कुल निर्जन है, किंतु कहीं कहीं नदी के किनारे छोटे छोटे नगर और गांव भी हैं, और वहां कुछ खेमे भी मिलते हैं जिनमें चरवाहे अपने जानवर रखते हैं। नदी लहासा से होकर जाती है, जहां दलाई लामा अपने प्रसिद्ध पर्वतीय महल पोटाला में रहते थे। यहाँ नदी का पाट चौड़ा है और करीब 640 किलोमीटर तक नावें निरंतर चलती रहती है। अधिकतर इन नावों को कोरकैल्स कहते हैं और ये सरपत के चौखटे पर चमड़े को तान कर बनाई जाती है। इस कारण ये बड़ी हल्की और मजबूत होती है। इन पहाड़ों से भारत आने वाले अधिकतर लोग चमड़े की इन नावों में ही तेज धाराओं को पार करते थे। कुछ स्थानों पर बांस के बने हुए झूलने वाले पुल हैं। ब्रह्मपुत्र तसेला जोंग नामक स्थान पर नदी लगभग 3.2 किलोमीटर चौड़ी है। तब ये विशाल पर्वतों के बीच से राह बनाती हुई पहले पश्चिम और तब दक्षिण की ओर जाती है। इनमें से कुछ पहाड़ संसार की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी एवरेस्ट से कुछ ही नीचे है। अब नदी में काफी गति आ जाती है और ये संकड़ी घाटियों में से भयानक गर्जना के साथ नीचे आती है। जब ये छोटे छोटे निर्झरों और सोतों के रूप में तेजी से नीचे आती है, उस समय ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी कांप रही है। अंत में नीचे की पहाड़ियों में से बाहर निकलती है और तब सोदिया में सीमा पार करती हुई भारत में प्रवेश करती है और आसाम की घाटी में चली जाती है। पूर्व से दिबंग और सेसिरी नदियां तथा पश्चिम से सुंदर किंतु खतरनाक नदी तिस्ता इसमें मिलती है। गर्जना के साथ बहने वाली इस विशाल नदी को अब ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जगह जगह अपनी राह बदलती हुई ये आसाम की घाटी में 720 किलोमीटर तक बहती है। समुद्र में मिलने तक ऊपर के भाग में यमुना जब गोवालुंदो में गंगा से मिल जाती है, तो पद्मा और जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ इसे मेघना कहते हैं। इसका मार्ग अधिकतर पाकिस्तान की सीमा में है। इस नदी में बहुत अधिक पानी है
और जब इसमें बाढ़ आती है तब ये एक समुद्र के समान दिखाई देती है। इसकी सुंदरता और बाढ़ आने पर इसकी भयानकता दोनों ने आदिकाल से ही कवियों को प्रेरित किया है। मानसरोवर के पास अपने उद्गम स्थल से लेकर बंगाल की खाड़ी के पास अपने मुहाने तक इसकी लंबाई गंगा नदी से 480 किलोमीटर अधिक है। पहले तिब्बत और बाद में पाकिस्तान में होने के कारण इसका अधिक भाग भारत की सीमा से बाहर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है और लगभग 9,38,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के पानी का निकास है। वाणिज्य और यात्रा के लिए ये एक बहुत अच्छा जलमार्ग है। फिर भी इसके ऊपरी भाग में बालू के टीले और भंवर है जिनमें नाविकों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। बंगाल की खाड़ी से आसाम तक इसका जलमार्ग 1280 किलोमीटर लंबा है। इसकी वेगवती धारा कहीं तो किनारों को तोड़ फोड़ कर डालती है और कहीं नए किनारे बनाती है। इसके किनारे की धरती उपजाऊ है क्योंकि इसका जल खारा नहीं मीठा है। ब्रह्मपुत्र पर एक स्टीमर यात्रा। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कभी कभी लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कलकत्ता में हुगली नदी के घाट से लेकर उत्तरी आसाम तक ऊपर की ओर स्टीमर में बैठकर यात्रा करते थे। जिन लोगों को उस स्टीमर पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता था वे उस आनंद यात्रा को कभी नहीं भुला सकते थे। स्टीमर को कलकत्ते के कम भीड़ भाड़ वाले घाट पर लगा दिया जाता था और यात्री आराम से आते थे। एक कर्मचारी उनका सब प्रबंध करता था, वही खाना भी पकाता था और रास्ते में पड़ने वाले बाजार हाट से मछली, अंडे, मुर्गियां, ताजा दूध, फल, सब्जी आदि खरीदता जाता था और यात्रियों को बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाता था। ये यात्रा बड़ी सुखद होती थी और केबिन में रहने वाले यात्री स्टीमर की ऊपरी छत पर बांस की कुर्सियों पर बैठकर दोनों ओर बढ़ते हुए नदी के किनारों को और रास्तों में होने वाले हर छोटे मोटे परिवर्तन को निहारा करते थे। पेड़, खेत, किनारों पर बनी हुई झोंपड़ियां, विभिन्न प्रकार के लोग और बिक्री के लिए लाई जाने वाली उनकी वस्तुएं सब बदलती जाती थी। कलकत्ते से बंगाल की खाड़ी 144 किलोमीटर दूर है, किंतु छोटा स्टीमर समुद्र तक नहीं जाता था। नामकना नामक एक संकरी नहर के मुख तक पहुंचने में ही उसे आधा दिन लग जाता था। केबिन के यात्रियों के अतिरिक्त स्टीमर की छत पर यानी कम पैसों में यात्रा करने वाले लोग भी थे। जहां भी स्टीमर रुकता था इनमें से कुछ उतर जाते थे और कुछ नए यात्री चढ़ जाते थे। कुछ देर तक थोड़ी चहल पहल रहती थी। बोर्ड पर धूम धड़ाका होता, जंजीरों की खनखनाहट होती और ये छोटा सा स्टीमर फिर आगे चल पड़ता। स्टीमर के दोनों ओर खूब भरे हुए केबिन होते थे। अब नहर में, जिसमें मुश्किल से स्टीमर के जाने लायक मार्ग होता था, बहुत सावधानी से उसे ले जाया जाता था। इसमें बहुत देर लगती थी क्योंकि हमें ज्वार के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, नहीं तो स्टीमर वहीं फंस जाता। ये वास्तव में समुद्र के ज्वार भाटे होते हैं। कलकत्ते से मीलों दूर तक इन्हें लगातार आते जाते देखा जा सकता है। अब यात्री किनारों पर बने हुए खेत और झोंपड़ियां देख सकते थे। इस स्थान से 4 घंटों की नौका यात्रा के बाद सुंदर वन तक पहुंचा जा सकता था। ये रास्ता बहुत सी संकरी तथा चौड़ी नहरों के बीच से होकर जाता था। ये इतना गहरा और संकरा था कि लोग इन स्टीमरों को चलाते थे, उन्हें इसका विशेष रूप से अभ्यास कराया जाता था। ये यात्रा बड़े मजे की होती थी। कभी कभी यात्रियों को लंगूर, हिरन, धूप सेंकते हुए, मगरमच्छ और पानी पीते हुए डरावने किंतु खूबसूरत शेर दिखाई देते थे। धीरे धीरे स्टीमर छोटे जलमार्गों से होकर चौड़ी नदी पद्मा तक पहुंचता था, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी समुद्र तक पहुंचाती है। इसका काफी बड़ा भाग अब पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में है। पुष्ट पीले
केलों से भरे वृक्ष होते थे। रूपली बालू और सफेद अथवा रंग बिरंगी पालों वाली नावों पर सूर्य की किरणें चमकती थी। बेंत की कुर्सियों पर बैठे हुए यात्रियों को कोई रेल की पटरी अथवा स्टेशन नहीं दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे सभी यातायात नावों द्वारा ही होता है। नावें सभी प्रकार का सामान, कपड़ों के गट्ठर, मिट्टी के तेल के पीपे, रंग छड़ें, बाल्टियां तथा अन्य बर्तन ले जाती थी। ये सब सामान दूर दूर बसे हुए छोटे छोटे गांवों और नगरों के लिए होता था। स्टीमर चिलमड़ी नामक एक छोटे से स्थान से होकर गुजरता था। एक समय में यह स्थान पीतल की चीजों के लिए प्रसिद्ध था। अब यात्रियों को केवल किनारों पर लगे हुए जूट के ढेर दिखाई देते थे। चिलमड़ी के पश्चात नदी फिर संकरी हो जाती है और बालू के लंबे और पतले किनारे दिखाई देते हैं। जिस स्थान पर प्रवाह तेज नहीं होता वहां नदी बालू छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार बालू के किनारे बनते हैं। अब जहाज जटरापुर पहुंचा, जहां आसाम की सीमा का प्रारंभ दिखाई पड़ने लगता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर डोगरी नामक पुराना और मशहूर नगर है। ये बहुत सुंदर जगह है और नदी के इतने किनारे पर है कि लगता है कि वहां की इमारतें किसी भी समय पानी में गिर पड़ेगी। डोगरी की मछलियां पद्मा नदी में पाई जाने वाली हिल्सा की तरह स्वादिष्ट होती है और रसोई अक्सर इन्हें खरीद लेते थे। धीरे धीरे नदी के किनारे पहाड़ियां नजर आने लगती है। पेड़ों और लताओं से भरी हुई होने के कारण वह गहरे हरे रंग की दिखाई देती थी। जाड़ों में नदी इतनी शांत रहती है कि लहर भी दिखाई नहीं पड़ती। केवल सुगंधित फूलों के गुच्छे पानी में बहते हुए चले जाते हैं। पहाड़ियां और पास आ जाती है और 3 चोटियों वाला पर्वत सबसे ऊंचा दिखाई पड़ता है। दूसरे दिन काफी रात होने पर स्टीमर खुलना पहुंचता था। कभी कभी नदी के घने कोहरे के कारण इसे रुक जाना पड़ता था। आगे बढ़ना काफी खतरनाक था क्योंकि उधर से आने वाली नाव से टक्कर हो जाने की संभावना रहती थी। चौड़े जलमार्गों पर हमेशा नावें आती जाती रहती थी। तेज लहरों में जूझता हुआ स्टीमर आगे बढ़ता जाता था। कहीं कहीं मछली पकड़ने वाली या भूसा और अनाज से लदी हुई नावें मिल जाती थी। किनारों पर स्नान करने के लिए ईंट और सीमेंट के घाट बने हुए होते हैं। इस धारा को यहाँ पर मधुमती अर्थात शहद की धारा कहते हैं। 2 दिन बाद स्टीमर बरिसाल पहुंचता था, जो नदी का एक बड़ा बंदरगाह है। बरिसाल के निवासी यात्रियों से वहां की बंदूकों के धमाके सुनने को कहते थे। ये बंदूक के धमाके नहीं बल्कि एक रहस्यपूर्ण आवाज थी और बिल्कुल बंदूक के धमाके जैसी लगती थी। अभी तक कोई भी इसके कारण का पता नहीं लगा सका है। शायद इसका कुछ संबंध वहां की धाराओं और ज्वार भाटे से है। अब धीरे धीरे नदी का रूप बदलता गया। बालू की जगह मिट्टी के जगह जगह से उबड़ खाबड़ और टूटे फूटे किनारे मिलते हैं। स्टीमर बार बार सामान उतारने और चढ़ाने के लिए रुकता था। उस समय ताजी सब्जियां, मछलियां और खजूर के रस से लदी हुई छोटी छोटी डोंगियां वहां आती थी। स्टीमर गुआलुंदो, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद उसे पद्मा कहते हैं, को पार करके बहाव की विपरीत दिशा में उत्तर की ओर बहता जाता था। अब गंगा के किनारे बालू नहीं दिखाई देती थी। यही वास्तविक ब्रह्मपुत्र की धारा है जो दूर तिब्बत से नीचे आती है। किनारों पर छोटे छोटे हरे भरे बाग दिखाई देने लगते थे, जिनमें जब स्टीमर गोलपाड़ा से गुजर गया तो पहाड़ियां भी ओझल हो गई। वह पलासवाड़ी में जाकर रुक गया। भूमि पर लोग अंडे, जिंदा कबूतर और पके हुए संतरे बेच रहे थे। तिरछी आंखों और मुस्कुराते चेहरे वाले यहाँ के लोग भी भिन्न प्रकार के थे। आखिर स्टीमर पांडु घाट जा पहुंचता। यहाँ आसाम के पहाड़ी नगर शिलोंग को जाने वाले यात्री उतर जाते थे। ये एक सुंदर स्थान था जहाँ दूर पर नीली पहाड़ियाँ दिखाई देती थी और नदी के पानी में इनकी छाया द्वीपों की तरह दिखाई
देती थी। लहरों में समुद्री चिड़िया खेलती हुई दिखाई देती थी और उनके शरीर से टपकती पानी की बूंदें सूर्य की रोशनी में सुनहरी लगती थी। रात में यहाँ से गुवाहाटी की रोशनी देखी जा सकती थी। यहाँ कोहरे से घिरी हुई पहाड़ियाँ थी। अब स्टीमर उमानंद भैरव से गुजरता और भुरभुरे पत्थर की उसकी नींव नदी में से ऊपर की ओर उठती सी लगती थी। भैरव के मंदिर के शिखर अब जहाज की छत से साफ साफ दिखाई पड़ने लगते थे। यहाँ पर बड़ी खतरनाक भंवर होती है जिनके कारण बहुत सी नावें उलट जाती हैं। यहाँ पर धारा बड़ी गहरी और तेज होती है। अंत में स्टीमर गुवाहाटी पहुंचा। ये एक बड़ा और व्यस्त नगर है जो पुराने समय में भी प्रसिद्ध था। उसके पास ही एक पहाड़ी पर विश्वविद्यालय और प्राचीन तीर्थ स्थल कामाख्या का मंदिर भी है। प्राचीन काल में उस प्रदेश के लोग देवी की पूजा करते थे और उससे डरते भी थे। कोई भी व्यक्ति उस पवित्र पहाड़ी पर रात बिताने का साहस नहीं करता था। रात में वहां रहना खतरनाक माना जाता था, किंतु समय के साथ साथ ये अंधविश्वास भी दूर हो गया था। लोहित नदी के आगे स्टीमर से उतरकर उत्तर की ओर पैदल जाने वाले यात्री के लिए इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि हिमालय की गोद से तेज गर्जन के साथ जो नदी बहती चली आ रही है, ये वही नदी है जिसमें उसने इतने दिनों तक यात्रा की थी। अंतिम विश्राम स्थल डुबरी ही था, क्योंकि इसके बाद नदी के तेज बहाव को चीर कर आगे बढ़ना किसी भी स्टीमर के लिए संभव नहीं था। ये थी कथा ब्रह्मपुत्र नदी की। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं कल किसी नई कथा में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।